हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट डिजिटल एजुकेशन ऑनलाइन साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 1 में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है गुरुत्वाकर्षण अर्थात ग्रेविटेशन। आज हम आगे देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 4 में क्या देखने वाले हैं, केपलर्स का नियम। ठीक है, केपलर्स लॉ। केपलर्स ने 3 लॉ को दिया था, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केपलर्स का नियम, केपलर्स लॉ। प्राचीन काल एंशियंट टाइम से ही मनुष्य ग्रहों की स्थिति अर्थात प्लेनेटरी पोजिशंस का निरीक्षण करते आया है। प्राचीन काल से ही जो है ग्रहों की स्थिति, जो प्लेनेटरी पोजीशन से उसके बारे में निरीक्षण करते आया है, जानकारी प्राप्त करते आया है। गैलीलियो के पहले ये निरीक्षण अर्थात ऑब्जर्वेशन केवल आंखों से ही किए जाते थे। ठीक है, नेक्ड आई से ही किए जाते थे। अर्थात ऑब्जर्वेशन गैलीलियो के पहले, गैलीलियो जब नहीं आए थे, गैलीलियो एक साइंटिस्ट का नाम है, उनके पहले जो ऑब्जर्वेशन किया जाता था एंशियंट टाइम में, प्राचीन काल में ग्रहों की स्थिति के बारे में, तो वह अपनी आंखों से देखकर करते थे। 16वीं शताब्दी तक ग्रहों की स्थिति अर्थात प्लेनेटरी पोजीशंस और गति विषयक मोशन बहुत सी जानकारी उपलब्ध हुई थी। यूहानस केपलर, जॉन्स केपलर, ठीक है, जॉन्स केपलर नाम के वैज्ञानिक ने इस संपूर्ण जानकारी का अध्ययन अर्थात स्टडी किया। प्लेनेटरी मोशंस के बारे में, गति विषयक के बारे में, इन सभी के बारे में जो है, प्लेनेटरी पोजीशंस के बारे में जो है, जो जॉन्स केपलर थे, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी का अध्ययन किया। किसने? जॉन्स केपलर ने, साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, उन्हें यह ज्ञात हुआ कि ग्रहों की गति, जो मोशन ऑफ द प्लेनेट है, के कुछ विशिष्ट नियम है, उसके क्या है, कुछ लॉ हैं जिसके कारण वह ग्रह जो है अपनी गति को करते हैं, अपनी मोशन को करते हैं। उन्होंने ग्रहों की गति संबंधी प्लेनेटरी मोशंस पर 3 नियम को प्रतिपादित किए, डिस्क्राइब किए। तो किसने 3 नियम को दिया? ग्रहों की गति संबंधी 3 नियम जो है केपलर्स ने दिया। तो केपलर्स के नियम, केपलर्स लॉ प्लेनेटरी मोशन, तो ग्रहों की गति संबंधी 3 नियम प्लेनेटरी मोशंस को डिस्क्राइब दिए। ठीक है, केपलर के नियम नीचे दिए गए। चलिए हम केपलर्स के नियम देखते हैं। तो केपलर्स लॉ, केपलर का पहला नियम क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर। तो केपलर फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? ग्रह की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है तथा सूर्य उस कक्षा के एक नाभिक पर स्थित होता है। नाभि मतलब सेंटर पर स्थित होता है। द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स। इलिप्स का मतलब होता है दीर्घवृत्ताकार। ठीक है, विद द सन एट वन ऑफ फोकाई। फोकाई का मतलब क्या होता है? उसके नाभि अर्थात उसके मध्य में स्थित होता है। तो ग्रह की कक्षा, तो पहला नियम क्या बोलता है केपलर्स फर्स्ट लॉ? ग्रह की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है तथा सूर्य उस कक्षा के नाभि पर स्थित होता है। द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स विद दिस सन एट वन ऑफ द फोकाई। ये रहा ग्रह के सूर्य के परितः परिभ्रमण। ठीक है, ग्रह का सूर्य के परितः परिभ्रमण। ये आ गया हमारा सन। ठीक है, जिसको हमने एस से दर्शाया है, और ये हमारे ग्रह हो गए। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए? ग्रह हो गए। ए बी सी डी ई एफ, इस तरह से हमारे ग्रह दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे समझेंगे। आकृति 1.4 में जो हमारा इमेज दिया हुआ है, ये 1.4, इसमें जो प्लैनेट्स है, जो ग्रह हैं, ग्रह की सूर्य के परितः क्या कर रहे हैं? परिभ्रमण अर्थात रिवॉल्विंग की दीर्घवृत्ताकार इलिप्स ऑर्बिट में दिखा। जो सन है, वह एक जगह क्या है? स्थित है। और जो ग्रह है, जो प्लैनेट्स है, वह क्या कर रहे हैं? एक ऑर्बिट में क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। तो उसका जो हमें रिवॉल्विंग दिखा, वह दीर्घवृत्ताकार कक्षा दिखा। उसका जो कक्षा किस तरह से दिखा? दीर्घवृत्ताकार अर्थात इलिप्टिकल ऑर्बिट दिखा। जो प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं, जो ग्रह हैं, जो रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, परिभ्रमण कर रहे हैं सूर्य के परितः, तो वह कौन सा ऑर्बिट दिखा? दीर्घवृत्ताकार कक्षा दिखा, इलिप्टिकल ऑर्बिट में दिखा। ठीक है, सूर्य अर्थात सन की स्थिति पोजीशन एस द्वारा दर्शाई गई है। ये जो सन है, जो सूर्य है, वह किस तरह से दर्शाई गई है? एस द्वारा। एस अल्फाबेट से क्या किया गया है? इंडिकेट किया गया है। ठीक है, तो ये रहा हमारा फर्स्ट केपलर फर्स्ट लॉ। इसमें हमने केपलर फर्स्ट लॉ को देखा कि जो ग्रह है वह दीर्घवृत्ताकार होती है। ग्रह की कक्षा जो होती है वह किस तरह से होती है? दीर्घवृत्ताकार होती है तथा सूर्य उस कक्षा के नाभि पर स्थित होता है, एक फोकाई पर स्थित होता है। ये हमारा केपलस का पहला नियम है। तो केपलस का दूसरा नियम क्या कहता है कि केपलस सेकेंड लॉ क्या कहता है? ठीक है, केपलर सेकेंड लॉ कहता है कि ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समयावधि में समान क्षेत्रफल व्याप्त करती है। जो हमारा प्लैनेट है, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट्स इन द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जो ग्रह है, जो हमारा प्लैनेट है, वह सूर्य से, सन से जोड़ने वाली जो रेखा समान समयावधि में समान क्षेत्रफल प्राप्त करती है।
जो एरिया होता है वह उसका क्या होता है, समान होता है। जो उसका एरिया होता है वह क्या होता है, समान होता है। चलिए देखते हैं कैसे। ए बी तथा सी डी ग्रह के द्वारा समान समयावधि इक्वल टाइम में तय की गई दूरी अर्थात डिस्टेंस है। ये जो ए बी है और ये जो सी डी है, इन दोनों का जो डिस्टेंस तय करने का समयावधि है, जो टाइम है, वह क्या है, इक्वल है। जो डिस्टेंस इन्होंने तय किया है ए से बी को और सी से डी को, ये क्या है, डिस्टेंस जो है समान है। आपको दिखने में थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा कि इसका डिस्टेंस ज्यादा है और इसका डिस्टेंस कम है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसका एरिया जो है इक्वल होता है और उसका जो डिस्टेंस भी है वह समान समय में, उतने ही टाइम में वह उतना ही डिस्टेंस जो है ट्रेवल करता है। अर्थात समान समयावधि इक्वल टाइम के पश्चात ए तथा सी के पास से ग्रह के स्थान पोजीशन ऑफ द प्लेनेट बी तथा डी के द्वारा दर्शाए गए हैं, बी तथा डी के द्वारा दर्शाए गए हैं। तो ए से बी, यहाँ से यहाँ तक का समय और यहाँ से यहाँ तक का लगने वाला जो समय है, जो डिस्टेंस है, वह क्या होता है, इक्वल होता है। आकृति में एएस व सीएस ये सीधी रेखाएं स्ट्रेट लाइन है। जो एएस और सीएस दिखाई दे रहा है आपको, मान लीजिए ये क्या है, ए और एस, एएस हो गया, ठीक है, और क्या हो गया, सीएस, ये सीएस हो गया, ठीक है। ये एस सन का दिया हुआ है, ठीक है, एस किसका दिया हुआ है, सन अर्थात सूर्य का दिया हुआ है। तो ए से एस हो गया और एस से सी। एएस और जो सीएस है वह क्या एक समय स्ट्रेट लाइन में दिखाई गई है, या एक समान समयावधि अर्थात इक्वल इक्वल टाइम में समान क्षेत्रफल इक्वल एरिया प्राप्त करती हैं। अर्थात एएसबी और सीएसडी का क्षेत्रफल एरिया जो है इक्वल होगा। जो ये आपका एएसबी है, ठीक है, एएसबी, इसका जो एरिया होगा वह किसके बराबर होगा, सीएसडी के बराबर होगा, सीएसडी के बराबर होगा। इसका एरिया और इसका एरिया, दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। इसका एरिया और इसका एरिया दोनों का इक्वल एरिया बराबर होगा। तो यही केपलर का दूसरा नियम कहता है कि ग्रहों को सूर्य से जोड़ने वाली जो रेखा होती है वह समान समयावधि में समान क्षेत्रफल को तय करती है। अर्थात उसका जो एरिया होता है वह उसी समय में उसी डिस्टेंस को कवर करती है और उसी एरिया को कवर करती है, उतना ही एरिया होता है, समान एरिया होता है। तो ये हमारा केपलस का दूसरा नियम कहता है, ठीक है। तो चलिए केपलस के तीसरे नियम के बारे में बात करते हैं। केपलस का तीसरा लॉ क्या कहता है। केपलस का तीसरा नियम, केपलस थर्ड लॉ, ये हमारा डायग्राम दिया गया है। तो थर्ड लॉ क्या कहता है, सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रह के आवर्तकाल का वर्ग ग्रह की सूर्य से औसत दूरी के घन के समानुपाती होता है। आवर्तकाल का मतलब क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा, और औसत दूरी का मतलब क्या हो जाएगा, मीन डिस्टेंस, उसके घन के समानुपाती होता है, अर्थात उसका क्यूब, ठीक है। द स्क्वायर ऑफ इट्स टाइम पीरियड, द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशंस अराउंड द सन, उसके जो सन के चारों तरफ जो रिवॉल्यूशंस होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन। अर्थात अगर ग्रह का आवर्तकाल जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन से यह टी होगा, ठीक है, यदि हमने मान लिया कि जो ग्रह का आवर्तकाल जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन से उसको हमने कैपिटल टी मान लिया, और सूर्य से उसका औसत अंतर जो एवरेज डिस्टेंस है उसको हमने आर मान लिया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वह क्या कर रहा, आवर्तकाल का वर्ग, आवर्तकाल का वर्ग मतलब टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, टी स्क्वायर जो होता है वह समानुपाती होता है किसके, उसके घन के समान, औसत दूरी के घन के समानुपाती होता है। औसत दूरी अर्थात एवरेज डिस्टेंस क्या है, आर है, उसके घन के समानुपाती होता है, तो क्या हो जाएगा, तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब, यही केपलर का थर्ड लॉ कहता है। अर्थात दैट इज क्या हो जाएगा कि टी स्क्वायर, इसको आर क्यूब को हमने इस तरह ला दिया तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा कांस्टेंट, कांस्टेंट को हम के से दर्शाते हैं, ठीक है, ये क्या होता है, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये फार्मूला हो गया, हमें जिसे ध्यान में रखना है कि केपलस का थर्ड लॉ क्या बोलता है कि टाइम पीरियड जो होता है, जो आवर्तकाल होता है, आवर्तकाल का जो वर्ग होता है, ठीक है, जो टाइम पीरियड का वर्ग होता है, जो पीरियड का वर्ग होता है, जो स्क्वायर होता है, वह किसके प्रोपोर्शनल होता है, उसके एवरेज डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस अर्थात औसत दूरी के घन के बराबर होता है, घन के प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। तो सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रह के आवर्तकाल का वर्ग ग्रह की सूर्य से औसत दूरी के घन के समानुपाती होता है। द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशंस अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन।
तो ये हमारा केप्लस का थर्ड नियम कहता है, जिसे हमें ध्यान में रखना है कि केप्लस का थर्ड लॉ क्या कहता है। ठीक है, अभी हम केप्लस के नियम को एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला नियम क्या कहता है केप्लस का, कि ग्रह की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है, अर्थात उसका जो दीर्घवृत्ताकार अर्थात उसका जो ऑर्बिटल होता है वह इलिप्स ऑर्बिटल होता है। ठीक है, और सूर्य उस कक्षा के नाभि पर स्थित होता है, जो सन होता है उसके सेंटर पर स्थित होता है। केप्लस का दूसरा नियम क्या कहता है, केप्लस सेकंड लॉ क्या बोलता है कि ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समयावधि में समान क्षेत्रफल व्याप्त करती है। द लाइनिंग ज्वाइनिंग ऑफ प्लैनेट्स एंड सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जो डिस्टेंस जो ग्रह होता है, जो डिस्टेंस कवर करता है वह समान, उसका जो डिस्टेंस होता है वह समान होता है, और जो समय होता है वह भी क्या होता है, समान होता है, उसका एरिया भी समान होता है। तीसरा नियम कहता है कि सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रह के आवर्तकाल का वर्ग सूर्य ग्रह की सूर्य से औसत दूरी के घन के समानुपाती होता है। स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशंस अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। तो टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो केप्लस के नियम के हिसाब से हमने क्या देखा कि केप्लर ने ये नियम केवल नियमित रूप से निरीक्षण रेगुलर ऑब्जर्वेशन करके ग्रहों के स्थानों पोजीशंस ऑफ द प्लैनेट्स का मापन करके खोजे। ठीक है, इन ग्रह इन नियमों अर्थात लॉ का पालन ओबे करते हैं, इसका कारण एक्सप्लेनेशन उन्हें ज्ञात नहीं था। तो जो ग्रह हैं, जो प्लैनेट्स है, वह क्या इन नियमों जो इन्होंने 3 नियम को दिया, इन लॉ का पालन ओबे करते हैं, पालन करते हैं, इसका उसका एक्सप्लेनेशन उसका पालन करते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन जो है केप्लस नहीं दे पाए कि जो ग्रह है वह इन नियमों का पालन करते हैं। ठीक है, उसका एक्सप्लेनेशन, उनका कारण उनको नहीं पता था। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम अर्थात थियरी ऑफ ग्रेविटेशन फॉर्मुलेशन करते समय, प्रतिपादित करते समय केप्लर के नियम, जो केप्लस लॉ है, किस प्रकार सहायक हुए वह आगे हम देखने वाले हैं। तो जो थियरी ऑफ न्यूटन, जो थियरी ऑफ ग्रेविटेशन जब दिया गया तो जो उसको लाया गया, तब उसमें जो है केप्लर्स के नियम का क्या हेल्पफुल है, केप्लर्स का नियम क्या उसमें लागू होता है, क्या उसका यूज होता है उसमें या नहीं, तो उसके बारे में हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम आगे बात करेंगे। थैंक यू।